आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत रासो काव्य परंपरा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं रासो काव्य परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले हम रासो काव्य के बारे में जानेंगे कि रासो काव्य क्या है, रासो का नाम किस प्रकार से रासो पड़ा। तो अगर इस पे हम विचार करें तो रासो शब्द की उत्पत्ति रास धातु से हुई है और इसका जो अर्थ है वह है कि गीत युक्त मंडलाकार समूह नृत्य। रास का नृत्य यानी एक गीत गाया जाता है और गीत गाकर एक मंडल में यानी एक सर्कल के अंदर इस प्रकार के एक समूह नृत्य जिसमें गीत भी गाया जाए और नृत्य भी हो, इसको हम रास कहते हैं। आपने जिस प्रकार से भक्ति काल के अंदर श्री कृष्ण और गोपियों का जो रास है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन बाद में ये एक काव्य के निरूपण के रूप में प्रयोग होने लगा। कुछ विद्वानों के इसके अलग अलग इसके अंदर मतभेद है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। है कि इसकी उत्पत्ति रसायन से हुई है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं कि राउस शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है, जबकि आचार्य नंदलारे वाजपेयी जी का मानना है कि रास से रासो काव्य की उत्पत्ति हुई है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि रासक शब्द से रासो काव्य की उत्पत्ति यानी रासो की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कविता का एक जो गुण होता है वो रस भी होता है, काव्य रस। तो काव्य के अंदर जो रस होता है उससे बाद में रास बना, रास से ही रासक की उत्पत्ति हुई और रासक बाद में रासों के रूप में प्रचलित हो गया। तो आइए जानते हैं विभिन्न जो रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में। पृथ्वीराज रासो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रासो काव्य परंपरा का। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं, इनको चंद कवि भी कहते हैं। इनका जो रचना काल है वो 1168 से 1192 ईस्वी का है और यही वो समय था जब पृथ्वीराज चौहान जी का भी समय है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रवरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान जी वो एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन उनकी मृत्यु हुई थी। इसका जो कथानक वो इस प्रकार से कि जो दिल्ली और अजमेर के जो हिंदू शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। जो बड़ा संस्करण है यानी वृहद संस्करण है उसमें 16,306 छंद हैं और जो तीन दूसरे अलग से जो संस्करण हैं उनमें इससे कम छंद हैं और ये जो वृहद संस्करण है इसके अंदर 69 सर्ग या खंड हैं, अलग अलग भाग हैं। इसके अंदर वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो काव्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं इसमें ज्यादातर 70% के आसपास वो वीर रस मिलेगा और 30% के आसपास श्रृंगार रस भी मिलता है। इसमें मुख्य रूप से अलंकार, वस्तु वर्णन और छंदों का प्रयोग किया गया है। वस्तु वर्णन में प्रकृति का वर्णन, सेनाओं के किस प्रकार से साज सज्जा है उसका वर्णन, महल के जितने भी चीजें हैं उनका वर्णन, हथियारों का वर्णन, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है। अगर इसकी भाषा की बात करें पृथ्वीराज रासो की, यो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी गई है। जो डिंगल भाषा होती है वो अपभ्रंश और राजस्थानी का इसमें मिश्रित रूप होता है और जब वीर रस की बात आती है तो वो शब्दावली डिंगल की शब्दावली होती है।
और पिंगल जो होती भाषा होती है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा का एक मिला-जुला स्वरूप होता है। और जब श्रृंगार रस का काव्य रचा जाता है, ये इस प्रकार के छंद रचे जाते हैं, तो उसमें पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने पर उसके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था, यानी पृथ्वीराज रासो को। क्योंकि मोहम्मद गौरी द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान जी थे और चंद्रबरदाई, इन दोनों को बंदी बनाकर वो लेके अपने साथ चले गए थे, लेकिन चलते समय चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जलहन ने को इस पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया था, और ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र जलहन ने ही इसको पूरा किया था। तो अभी हम जानते हैं परमाल रासो के बारे में। परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो जगनिक हैं, ये जो कवि हैं जगनिक हैं, और ये 13वीं शताब्दी के आरंभ की रचना मानी जाती है। इसका जो कथानक ये है कि जो महोबा के जो वीर थे सरदार आला और उद्दल, उनकी वीरता और शौर्यपूर्ण 52 लड़ाइयों का इसमें वर्णन है। तो इस पूरी की परमाल रासो में जो दो सरदार थे आला और उद्दल, उनकी जो वीरता है और उन्होंने जो 52 लड़ाइयां लड़ी, तो उनकी वीरता का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ये एक किस्म से वाचिक परंपरा का ग्रंथ है, लेकिन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इटियट एलियट ने इसे लिपिबद्ध करवाया था, क्योंकि उससे पहले इसका कोई लिखित रूप नहीं मिलता था। लेकिन जो ग्राम समाज के अंदर आला का आलाखंड ये लोग गाते थे, यानी वाचिक परंपरा का एक ग्रंथ था। इसके अंदर वीर रस है, और इसकी जो गेय की शैली है वो आला शैली के अंदर इसका एक अलग से ही एक शैली विकसित होगी, जिसे हम आला शैली कहते हैं। 1911 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे प्रकाशित करवाया था नागरी प्रचारणी सभा से। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसे आला के नाम से भी जाना जाता है, और कोई भी जो शुभ कार्य होता है उसमें जो आला का गायन किया जाता है। बीसल देव रासो के बारे में जानते हैं कि इसके जो रचनाकार है वो नरपति नालय हैं। और इसका कथानक इस प्रकार के, जो अजमेर के जो शासक थे बिसल देव और राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की कथा का इसमें वर्णन है। ये 4 खंडों में वर्णित है। इसमें जो बिसल देव है और राजमती, ये पति पत्नी होते हैं। पहले खंड में इनको मिलना दिखाया जाता है। दूसरे खंड में यहाँ पर जो राजमती के कुछ इस प्रकार के जो बातें थी, जिससे नाराज होकर बिसल देव 12 साल तक के लिए उड़ीसा चले जाते हैं, और वो वियोग में फिर वो राजमती तड़पती है, और वो एक संदेश भिजवाती है एक पंडित के माध्यम से। इस प्रकार से ये एक लोक रंजन की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से एक सफल वीर काव्य की श्रेणी में बिसल देव रासो को हम रख सकते हैं। अगर हम इसकी भाषा शैली की बात करें तो इसमें अपभ्रंश, गुजराती और ब्रज भाषा का मिश्रण है। इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण किया गया है। और जो राजमती है वो बाद में जब बिसल देव वहां पर उड़ीसा में चले जाते हैं, तो बाद में एक पंडित के माध्यम से उसके पास संदेश भेजती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको दूत काव्य भी हम कह सकते हैं। इसका रचना काल 1210 से 1220 के बीच में माना जाता है, और इसमें प्रकृति चित्रण के माध्यम से संयोग
दिग्विजय की थी उन्होंने, उसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। रचना काल पर भी विवाद है। जो मिस्र बंधु हैं उनके अनुसार ये 1298 के आसपास की रचना है, जबकि माता प्रसाद गुप्त जी का मानना है कि ये रचना 1543 की है। इसमें वीर गाथात्मक काव्य परंपरा का निर्वहन हुआ है और इसमें केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। खुमान रासों की अगर हम बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं दलपति विजय हैं। कथानक इस प्रकार से कि चित्तौड़ के जो नरेश थे खुमान वंश के का जो विस्तृत वर्णन किया गया है। जो खुमान वंश के जो राजा थे चित्तौड़ के, उनके वंश का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें 5000 पद संकलित हैं और इसमें मुख्य रूप से जो युद्ध हैं उन्हीं का वर्णन है। वीर रस और श्रृंगार रस भी है और श्रृंगार रस में नायिका भेद पर ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है। अगर हम भाषा की बात करें तो डिंगल भाषा है, जिसको हम राजस्थानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोहा, कवित्त और सवैया छंद भी इसमें प्रयोग हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है, जबकि इसका जो रचना काल है अब 17वीं से 18वीं शताब्दी का सिद्ध हो चुका है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो खुमान नरेश थे उसके बाद राज सिंह आए और उसके बाद जो भी इनके जो खानदान के और भी राजा थे उनका भी इसमें जिक्र होता रहा, इसलिए ये परंपरा बाद तक चलती रही और इसलिए इसके अंदर 5000 पद आ गए। तो इसमें ये क्योंकि एक जो दरबारी कवि होते थे और वो अपने पूर्वजों का और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी इसके अंदर जो दरबारी कवि कुछ ना कुछ लिखते रहे, इस प्रकार से ये एक बृहद रचना बन जाती है। और उसमें इसका जो समय काल है वो भी काफी लंबा हो जाता है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से उसको एक प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस ग्रंथ में बप्पा, राणा खुमान और राज सिंह तक का वर्णन मिलता है, यानी 3 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगर हम बात करें हमीर रासों की तो इसके रचनाकार सारंगधर हैं। कथानक इस प्रकार से कि रणथंभौर के राजा जो हमीर का वर्णन इसमें किया गया है, जबकि राहुल शंकरतायन जी ने इसके जो कवि है वो जज्जल की कृति उसकी ये रचना है। तो आज हमने ये रासो काव्य परंपरा का अध्ययन किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। रासो काव्य परंपरा के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।